मिलियंस ऑफ ग्राम्स ऑफ एयर में या फिर मिलियंस ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर में बस 1 और 2 ग्राम पॉल्यूटेंट्स या फिर मिनरल्स होते हैं। यहाँ पे भी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे भी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अंतर क्या है? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में टर्म आएगी बेंट ऑफ फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए, लिख के ले लो, तुम्हें बहुत अच्छे से करके जाना है। मेरा एक इजी फॉर्मूला बन गया 298 केल्विन पे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला बेटा लगा के आपको सॉल्व करना है। और रेट हमेशा नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आप एक नेगेटिव पहले से लगा के रखते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव कट लें। सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, वेलकम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। ये वीडियो इंपॉर्टेंट सच में है क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो रिएक्शंस जिनको तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इवन मैं सारे न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो सब कवर करवा दूंगा। एंड अलोंग विद उसके साथ साथ मैं करवाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो सारी रिएक्शन जिनमें तुम फंसते हो, भैया इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वाली रिएक्शन मुझसे नहीं हो रही है या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शंस में क्या बनेगा। तो वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूं। फोकस करके बैठना है, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठना है। और चलिए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार वीडियो की। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज में। चैप्टर नंबर 1 अपना सॉल्यूशन आता है, फॉर्मुलाज आपको मिलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो पहले बात उसके कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बेटा वो है इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 में। ये सारी तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। पहले आता है वेट बाय वेट परसेंटेज, किसी का भी एक का वेट ऊपर, टोटल का वेट नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, किसी एक की वॉल्यूम किसी एक की वॉल्यूम ऊपर, टोटल की वॉल्यूम नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम में किसी एक का वेट ऊपर, टोटल की वॉल्यूम नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तीनों केस में यूनिट नहीं है, बस परसेंटेज आपको लगाना है अपने आंसर के बाद में। उसके बाद पीपीएम गाइस, पार्ट्स पर मिलियन, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको यूज कहां पे करना है। जब भी तुम्हें कोई मेजर दो केस में बता रहा हूं, कौन कौन से, एक तो तुम्हारा पॉल्यूटेंट्स इन एयर, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा पॉल्यूटेंट्स इन एयर का, या फिर जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा मिनरल्स इन वाटर का, अगर तुम इसमें नोटिस करोगे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, तो यहां पे जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है ना वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। जैसे कि पॉल्यूटेंट्स ना के बराबर होते हैं एयर में, मिनरल्स ना के बराबर होते हैं वाटर में। अगर मैं वाटर का पूरा अमाउंट देखूं तो यहां पे होता क्या है, मिलियंस ऑफ ग्राम्स ऑफ एयर में या फिर मिलियंस ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर में बस 1 और 2 ग्राम पॉल्यूटेंट्स या फिर मिनरल्स होते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी वेरी स्मॉलर, और ये होंगे मिलियंस में, इसलिए नाम रख दिया गया पार्ट्स पर मिलियन। सॉल्यूट का वेट ऊपर जो कि बहुत छोटा है, टोटल का वेट नीचे, मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, समझ लो, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद यूनिट में लिख दोगे पीपीएम। अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म बेटा मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कंपेयर करते हो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, लीटर में होना चाहिए, लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। नंबर ऑफ मोल्स की डायरेक्टली वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, तो गिवन वेट की होगी तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट लगा देना, आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या होगी, मोल अपॉन में लीटर, क्योंकि मोल्स है ऊपर, लीटर है नीचे, तो मोल्स अपॉन में लीटर, हमेशा यही यूनिट रहेगी। कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना है। अगला बेटा मोलैलिटी, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है, टोटल वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, केजी में होना चाहिए। अच्छा भैया ठीक है, अगर ग्राम में तो क्या करूंगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो ये फॉर्मूला बनेगा। यूनिट क्या होगी बेटा, मोल पर केजी होगी। अच्छा जी, आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। ये क्या होता है, इसे काई से डिनोट करते हैं, एक्स बनाते हैं, किसी एक के मोल्स ऊपर, टोटल के मोल्स नीचे, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तुम काई ए निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर रखोगे, काई बी निकालोगे तो एन बी ऊपर रखोगे। दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा बन के इक्वल होता है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसमें ऊपर भी मोल नीचे भी मोल कट जाएंगे तो यूनिट लेस होता है, ये आपको बेटा याद रखना है। तो ये होती है तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, पीपीएम, मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेंसिटी वाला सॉल्यूशन आएगा तो ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन में टोटल वॉल्यूम करोगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे फॉर्मूले की। इसी चैप्टर में सॉल्युबिलिटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेनरीज लॉ। देखो हेनरी लॉ है किसके लिए, पहले ये समझ लो। हेनरी लॉ है गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में। जैसे कि आप जबरदस्ती सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर CO2 मिलाते हो हाई प्रेशर पे, तो हेनरी लॉ कहता है कि जो प्रेशर जितना भी तुम लगाओगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में कैलकुलेट होती है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, इसे कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। अगर तुम इस केस को एक तरफ रखोगे और एक्स को उधर ले जाओगे तो वो डिवाइड में जाएगा, तो रिलेशन आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ये केएच की वैल्यू हर एक गैस के लिए फिक्स होती है, लेकिन इस फिक्स वैल्यू में जिस गैस की वैल्यू ज्यादा होती है मतलब वो लेस सोल्यूबल होगा, क्योंकि उसकी मोल फ्रैक्शन यानी कि सोल्यूबिलिटी कम होगी इस रिलेशन की वजह से। और जिस गैस की ये वैल्यू कम होती है वो हाईली सोल्यूबल होता है सॉल्वेंट के अंदर। ये आपको याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है।
अगला, अब आते हैं रोल्स लॉ पे। बेटा रोल्स लॉ होता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। ये क्या कहता है, सपोज करिए आपके पास एक सॉल्यूशन है A+B लिक्विड लिक्विड का, ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब है हवा में वेपर बन के उड़ते रहते हैं। जब ये उड़ के ऊपर जाएंगे तो भाई जब ये ऊपर उड़ के जाएंगे तो इनके वेपर के वहां पे पार्टिकल्स होंगे, वो चारों तरफ प्रेशर लगाएंगे, उसे कहते हैं इनका पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल गैस का प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर, ए का पार्शियल प्रेशर, बी का पार्शियल प्रेशर। रोल्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा ना, ये गैस के जो वेपर बन रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यूशन में जो इनकी मोल फ्रैक्शन थी, यानी कि पी ए का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काई ए के और पी बी का काई बी से। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे भाई यहां पे कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या है, पी नोट ए का ए। अगर ए की जो तुम्हारा ए सॉल्वेंट है, अगर ये अपनी प्योर फॉर्म में होगा, जब जो इसका वेपर प्रेशर होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो यहां पे आती है, ऐसे ही पी नोट भी यहां पे आएगी। पूरे सॉल्यूशन की निकालोगे, दोनों को प्लस कर दोगे। अब एक मजे की बात, तुमसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कि रोल्स लॉ हेनरी लॉ तो सेम है। देखो यहां पे भी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यहां पे भी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अंतर क्या, अंतर है ये लिक्विड इन लिक्विड में एप्लीकेबल है और ये बेटा गैस इन लिक्विड के अंदर एप्लीकेबल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और मजेदार बात, जब ये ऊपर वेपर बन के जाते हैं तो वेपर में भी तो इनका सॉल्यूशन बन रहा है ना, ए और बी के वेपर है तो गैस गैस का सॉल्यूशन है। यहां पे जो इनकी मोल फ्रैक्शन होती है उसे कहते हैं वाई ए और वाई बी। ध्यान दो, काई ए काई बी लिक्विड वालों को कहते हैं और जो वेपर वाली मोल फ्रैक्शन उसे कहते हैं बेटा वाई ए वाई बी। और इनका फॉर्मूला कर निकालने के लिए बोलेंगे तो पी नोट ए काई अपन में पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ऐसे ही तुम वाई बी की निकालोगे। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। रोल्स लॉ, हेनरी लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से 100% एक क्वेश्चन आना है तुम्हारे पेपर में, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। क्या होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हम करते क्या है, हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब जो हवा में उड़ना नहीं चाहता, और ये बेटा बहुत कम अमाउंट में डालते हैं। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम इनको बनाते हैं, बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट डालते हैं। तो चार प्रॉपर्टी आती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है जी, जब आप ऐसा बनाओगे ना सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आएगी। वेपर प्रेशर क्या होता है, पार्टिकल्स हवा में उड़ के जाते हैं, फिर चारों तरफ प्रेशर लगाते हैं, तो उसमें कमी आएगी। तो सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होगा, क्योंकि कमी आई है। तो इसमें जो भी कमी आएगी उसे कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर इनिशियल वाली प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बेटा हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आएगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का ये फॉर्मूला है, क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूट लेते हैं, मतलब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, तो सॉल्वेंट के सामने इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए ध्यान रखेंगे। अगला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब ये सॉल्यूशन बनता है ना, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आता है किसके, सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन की वैल्यू बड़ी है, जो भी इंक्रीमेंट आएगा वो ये है केबी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी के इक्वल होता है, क्योंकि सॉल्यूशन की वैल्यू बड़ी है, एलिवेशन हुआ है, सॉल्यूशन की वैल्यू बड़ी है, तो सॉल्यूशन पहले माइनस प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू बाद में, केबी मल्टीप्लाई बाय एम, इसे कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ऐसे होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है जब ये सॉल्यूशन बनता है, तो जो भी कमी आएगी वो केएफ मल्टीप्लाई बाय एम। यहां पे केएफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, एम हमारी है मोलैलिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो भी डिप्रेशन आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन की वैल्यू कम है तो सॉल्यूशन की वैल्यू छोटी है, तो वो आगे आएगी माइनस के आगे, और बड़ी वैल्यू पहले आएगी जो कि प्योर सॉल्वेंट की है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है सीआरटी के। सी यहां पे मोलैरिटी है, आर यहां पे कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आप याद रखोगे, अदरवाइज गिवन भी होती है, और टी यहां पे आपका टेंपरेचर होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखना, तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में एक टर्म आएगी वेंट ऑफ फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए, लिख के ले लो, तुम्हें बहुत अच्छे से करके जाना है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, जब भी कभी हमारा सॉल्यूट जो है तो एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है, फिर डिसोसिएट, तो हमारे जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बिगड़ जाते हैं, जिस वजह से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज आएगा। वो चेंज बताने के लिए हम यूज करते हैं किसका बेटा, आई का, वेंट ऑफ फैक्टर का। और जो भी वैल्यू आती है, जहां पे भी इसकी हमें देखना पड़ता है कि भाई आई की वैल्यू आई है, हर एक फॉर्मूला चेंज हो जाता है, आपको हर एक फॉर्मूले में आई से मल्टीप्लाई कर लेना होता है, क्योंकि ये चेंज आपको इन्वॉल्व करना होता है अपनी सारी वैल्यूज में, तो हर जगह आपको आई लगा देना है। ये आपको बेटा ध्यान रखना है वेंट ऑफ फैक्टर। आप बोलोगे भैया कहां लगेगा वेंट ऑफ फैक्टर, हर केस में लगेगा, हर एक फॉर्मूले में लगेगा, लेकिन कैसे पता चलेगा वैल्यू कितनी है वो देख लो। एक बेसिक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन और बिफोर। ठीक है, एसोसिएशन में ये वैल्यू हमेशा छोटी होती है, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर वाली बड़ी है, तो जिस वजह से वैल्यू लेसर देन 1 होती है। डिसोसिएशन में तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है। क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन में पार्टिकल्स टूटते हैं, तो टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आई की वैल्यू ग्रेटर होती है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, एक बड़ी मजेदार बात मैं बताऊंगा तुम्हें। दो तरह की चीजें होती हैं, सॉल्यूट दो तरह के होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, आई की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो टूट जाते हैं तुम्हारे सॉल्वेंट के अंदर जाकर फिर जुड़ जाते हैं, या तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर वो वीक होंगे। स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्ट।
इनकी आई की वैल्यू नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होती है, जैसे कि तुम्हारा KCl एक सोल्ट है, 2 आयंस में टूटेगा तो आई की वैल्यू 2 है, K2SO4 2 K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव 3 आयंस में टूटेगा तो आई की वैल्यू 3 है। लेकिन अगर ये वीक होगा तो आपको अल्फा की वैल्यू गिवन होगी और फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में 1 अपॉन n माइनस 1 एसोसिएशन के लिए, यहाँ पे n अगेन नंबर ऑफ आयंस है, और डिसोसिएशन के लिए i इक्वल्स टू 1 प्लस में अल्फा ब्रैकेट में n माइनस 1 आपको ये लगाना है। सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो जाएंगी, i से मल्टीप्लाई करके चलना है। तो ये आपको बेटा याद रखना है अपने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको ई नोड सेल निकालने का, जो कि होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आपको नर्स्ट इक्वेशन निकालनी होती है ई सेल निकालने के लिए, फॉर्मूला है ई नोड सेल माइनस आर टी अपॉन में एनएफ, नेचुरल लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड, r की वैल्यू ये आपको रखनी है, t होता है टेम्परेचर, f की वैल्यू हमेशा ये फिक्स होती है, इसे फैराडे बोलते हैं। ई नोड सेल आपको पता है कैसे निकालना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, अपनी कॉपी में लिख लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन 298 केल्विन पाएंगे इसके, तो 298 केल्विन पे टेम्परेचर की वैल्यू को पुट कर दो, r की वैल्यू को पुट कर दो, f की वैल्यू को पुट कर दो, नेचुरल लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल लॉग बना दो। अब इन सारे न्यूमेरिकल वाली वैल्यू को अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो इनको सॉल्व करके आएगा 0.059। मेरा एक इजी फॉर्मूला बन गया। 298 केल्विन पे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला बेटा लगा के आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम समय लगेगा तुम्हारा अगर तुम्हारा 298 केल्विन पे अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला बेटा याद होगा तो। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं नर्स्ट इक्वेशन, किसी हाफ सेल के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इस वाली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट करोगे तो प्रोडक्ट में आपके पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि ये तो प्योर सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो होगी नहीं, और रिएक्टेंट में बेटा आपके पास ये है, तो ऊपर आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव, नीचे आ जाएगा Copper2 पॉजिटिव। लेकिन अगर आपके पास एक सिंगल रिएक्शन है, सिंगल हाफ सेल रिएक्शन है, खाली जिंक की बात कर रहे हैं, तो बेटा ऊपर आ जाएगा आपको प्रोडक्ट में ये, और नीचे आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो कोई आपका एक्वा साइन है ही नहीं, फॉर्मूला आपका वही चलेगा। उसके बाद कभी भी इक्विलिब्रियम होगा तो ई सेल की वैल्यू 0 होती है। नर्स्ट इक्वेशन आपको ऐसे रीअरेंज करनी जिससे आपके इक्विलिब्रियम की बेटा वैल्यू निकालोगे, आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है बेटा कंडक्टेंस मल्टीप्लाई एल अपॉन ए, एल अपॉन ए को सेल कांस्टेंट कहते हैं। कंडक्टिविटी की यूनिट होती है आपकी साइमन मीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस की आपका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में मोलैरिटी, यूनिट होती है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का जब ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रॉन्ग का ग्राफ बिल्कुल ऐसे बनता है, शार्प एकदम, और वीक का पहले धीरे धीरे जाएगा और एकदम से शार्प इंक्रीमेंट लेगा, ये वीक का होता है। ठीक है, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग वाले के लिए एक इक्वेशन होती है, ठीक है ना, कल इक्वेशन, और अल्फा निकालने का फॉर्मूला है मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पॉसिबल, यानी कि जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, जो कि हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ऐसे आप अल्फा निकालते हो। ठीक है, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए डिसोसिएशन कांस्टेंट और आपको अल्फा निकालने के लिए दे दे और फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो अल्फा होगा आपका जो भी आपको उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन दे रखी है मोलैरिटी मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर जो आपने यहां से निकाला डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में आप देखोगे आपका CH3COH टूट रहा है, इसकी ये C जो है कंसंट्रेशन है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इक्विलिब्रियम क्या है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, C से C कट ही जाएगा तो आपका यही फॉर्मूला बनेगा, इससे आप के इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला आता है कोल्ड्रोच लॉ। कोल्ड्रोच लॉ कहता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिर किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो उसकी हाईएस्ट पॉसिबल इनफाइनाइट डाइल्यूजन पे जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो उसके इंडिविजुअल आयंस की वैल्यू की ही बराबर होती है। फैराडे लॉ ये कहता है कि जब भी कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो इक्वल होगा E अपॉन में 96,500 मल्टीप्लाई बाय Q। Q यहां पे बेटा चार्ज होता है, W मास डिपॉजिट ऑन रोड होता है, और ये आपका इक्विवेलेंट वेट होता है। E निकालने का फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन में चार्ज, जो भी उस आयन के ऊपर होगा जिसको आप निकाल रहे हो कि वो डिपॉजिट कितना होता है। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा बेटा सेकंड फैराडे का लॉ। अगर एक ही बैटरी दो अलग अलग आप बीकर में लगा दोगे तो जो भी इनका मास डिपॉजिट होगा, जैसे कॉपर का और Ag का, इनका जो मास का डिपॉजिट का रेशियो होगा वो इन दोनों के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। ये आपका सेकंड फैराडे लॉ होता है। ठीक है, चलिए अब फाइनली आते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स में। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला है बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम टेकन, क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी और रेट हमेशा नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आप एक नेगेटिव पहले से लगा के रखते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव कट जाए। प्रोडक्ट में आप नॉर्मली पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि रिएक्टेंट घटता है प्रोडक्ट तो बढ़ता है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। उसके बाद कभी भी एक्सप्रेशन में आप देखोगे आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे रखी होगी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, जब भी वैल्यू लिखोगे तो हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में आ जाते हैं। देखो रिएक्टेंट के लिए पहले माइनस लगा दिया, फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड में रख दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बी वाले में कुछ नहीं है और यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, अच्छा आप इस वाली वैल्यू को ए के लिए इसको लिख सकते हो आप रेट ऑफ डिकंपोजिशन ऑफ ए, रेट ऑफ डिकंपोजिशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है ना, रेट वाली वैल्यू में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने ये वाला माइनस यहां पे हटा दिया, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बस ये डेल्टा वाली वैल्यू में आपको रिएक्टेंट में नेगेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट लो की बात करें तो बेटा रेट इज इक्वल्स टू के, मतलब कि रेट कांस्टेंट ए की पावर एन
n होता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर की बात करूंगा तो पहला फॉर्मूला है A0 माइनस AT इक्वल्स टू KT। A0 आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम है, कि आपका रेट कांस्टेंट है, और T हाफ आपकी बेटा हाफ लाइफ है, याद रखेंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो बेटा ये आपका फॉर्मूला है A0 अपॉन में AT, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, T आप निकालेंगे ऐसे, T आप इसका हमेशा कांस्टेंट आता है, आपको दिख रही होगी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और हीनियस इक्वेशन K इक्वल्स टू A e की पावर माइनस में EA बाय RT, यहाँ पे K तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, A और हीनियस फैक्टर है, और E तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, जस्ट तुम्हें इसको याद रखना है ना, अगर तुमसे डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछ ले कि और हीनियस इक्वेशन एक्चुअली में क्या है। अब न्यूमेरिकल किससे आएंगे, ध्यान से देख लो। नॉर्मली टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट कांस्टेंट, तुम्हारा टेम्परेचर T1 है तो रेट तुम्हारा K1 है, टेम्परेचर T2 है तो रेट तुम्हारा K2 है, बढ़ के K2 हो गया, क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ता है, तो फॉर्मूला ये लगाओगे निकालने के लिए कि भाई K2 में कितना इंक्रीमेंट आया है। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, R आपका यहाँ पे वही कांस्टेंट है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट लगाते हैं तो आपका जो है एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कम होने के बाद आपका जो है जल्दी रेट ऑफ जो है आपका ये बढ़ जाता है, आपका रेट कांस्टेंट, तो K2 अपॉन में K1 इक्वल्स टू EA1 माइनस EA2 अपॉन में 2.303 RT, ठीक है। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम बात कर रहे हैं भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ध्यान से देखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो भी बता दूंगा। चलो सबसे पहले बात है, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो सबसे पहले एक रिएक्शन दे रखी है, कॉपर 2 पॉजिटिव जब भी किसी और अपने हैलाइड से रिएक्शन करता है तो +2 स्टेट में ही आपको जो है प्रोडक्ट बना के देता है, Cl के साथ भी, F के साथ भी, लेकिन I के साथ, I नेगेटिव के साथ में अलग बिहेव करता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव पहले खुद को कन्वर्ट करता है कॉपर पॉजिटिव में और फिर आपको Cu2I2 बना के देता है अलोंग विद I2। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखेंगे। कॉपर में सबको पता है एक्वस वाले फेज में, एक्वस वाले केस में, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव पे ज्यादा चार्ज है, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है, तो बेटा ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए Cu पॉजिटिव क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। Cu2 पॉजिटिव प्लस Cu में आपको दिख रहा होगा डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, यहां पे आपको रिडक्शन दिख रहा होगा बेटा, और +1 से +2 चला गया, और यहां पे बेटा आपका ये +1 से 0 चला गया, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, और ये बेटा आपका रिडक्शन हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए आपको रिएक्शन याद रखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड में जो रिएक्शन है, सबसे पहले आपको याद क्या क्या रखना है, जो आपकी प्रिपरेशन होगी बेटा वो होगी K2Cr2O7 की, किससे, क्रोमाइट ओर से। बेटा नाम याद रखना है, क्रोमाइट ओर से होगी, नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमाइट ओर क्या होती है बेटा, इसे कहते हैं क्रोमाइट ओर। Na2CO3 से रिएक्ट करते हो तो सबसे पहले तुम्हें मिलता है Na2CrO4, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको उठाओगे, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो मिल जाएगा आपको Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 में बस कुछ नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट करवाना है, पोटेशियम से मिल जाएगा K2Cr2O7। तो पहली प्रिपरेशन आपकी K2Cr2O7 इन 3 इक्वेशन से होती है, ठीक है, आपको याद रखना है, नाम याद रखना है क्रोमाइट ओर। जब K2Cr2O7 बन जाएगा, अगर आपने इसको बेसिक मीडियम में रख दिया तो खुद से इंटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, K2CrO4 में, जिसे हम कहते हैं बेटा क्रोमेट। ये आपका डाइक्रोमेट है, ये आपका क्रोमेट है, ठीक है ना, ये आपका बेटा डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और ये आपका बेटा कौन है, क्रोमेट है। अगर आप क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में रखोगे तो ये वापस से इंटर कन्वर्ट होकर बेटा डाइक्रोमेट बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपकी किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर क्रोमेट की। एक बड़ी मजेदार की बात है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट में दोनों केस में आपको +6 स्टेट मिलती है, +6, और +6 स्टेबल होती नहीं है, वो हमेशा +3 में जाने की कोशिश करते हैं, मतलब रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं, मतलब +6 आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला नेचर शो करती है। जैसे आप +6 वाले किसी भी कंपाउंड को, जैसे कि आपने डाइक्रोमेट को यहां पे रख दिया सब किसी भी अदर रिएजेंट के सामने, तो ये क्या करेगा, खुद तो रिडक्शन करवा लेगा +6 से +3, दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन करवा लेगा। याद रखना, I नेगेटिव हमेशा I2 जाएगा, SN2 पॉजिटिव SN4 पॉजिटिव जाएगा, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, और H2S -2 से बेटा सल्फर 0 में जाएगा। ऐसा करने के लिए इसको हमेशा एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको याद रखना है ये कन्वर्ट किस में होगा, ये तो आपको याद हो गया भाई, ये हर बार Cr+3 में हो रहा है, लेकिन बाकी किस में कन्वर्ट होंगे आपको याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये वाली बेटा, ये वाली और ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऐसे हम पोटेशियम किस पे, पोटेशियम परमैंगनेट पे। तो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम मैग्नेट आपके दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और होते हैं। परमैंगनेट की अगर मैं बात करूं, इसे कहते हैं हम लोग KMnO4, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट एक होता है पोटेशियम मैग्नेट, इसे कहते हैं मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट इसे हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी प्रिपरेशन देख लो ध्यान से। तुम्हारे पास एक और होगी जिसे कहते हैं पाइरोल्यूसाइड, नाम याद रखना है, पाइरोल्यूसाइड। पाइरोल्यूसाइड को जब आप बॉईल करते हो KOHO2 में तो ये बना के देता है आपको मैग्नेट।
मैग्नेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा केवल स्टेबल रहता है स्ट्रॉन्ग एल्कालाइन सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग बेसिक में। अगर आपने इसको एसिडिक में डाला तो ये टूट जाता है, किसमें डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, किसमें KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट में और MnO2 में। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद KMnO4 को जब आप हीट करोगे तो ये भी आपको वापस से K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 बना के दे देगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले पायरोल्यूसेट से K2MnO4 को एसिडिक में डालोगे तो KMnO4, दोनों की प्रिपरेशन खत्म हो गई। KMnO4 को फिर से हीट करोगे तो ये भी आपको K2MnO4 बना के दे देगा। उसके बाद Mn+7, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड से, एक तो है KMnO4, एक है K2MnO4। KMnO4 में +7 होता है और आपका K2MnO4 में +6 होता है। हम बात कर रहे हैं भी KMnO4 की +7 स्टेट में, बहुत ही अनस्टेबल होता है, हमेशा +2 में आने की कोशिश करता है, तो रिडक्शन करवाता है। तो यहां पे ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। दो अलग केस होते हैं इसके, जैसे हमारे पिछले वाले में क्रोमियम वाले में केवल एक ही केस था, एसिडिक मीडियम। यहां पे दो केस होते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में लोगे तो जाएगा Mn2 पॉजिटिव, और OH या फिर न्यूट्रल में लोगे तो बनेगा MnO2। क्लियर है। अब अगर तुमने इसके सामने भी किसी को रखा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको ऑक्सीडाइज करवा देगा। जैसे अगर मैं यहां पे MnO4 नेगेटिव सामने Fe2 पॉजिटिव रखूंगा, ये भी 3 पॉजिटिव में जाएगा। I नेगेटिव से I2 बन जाएगा, H2O2 से O2 बन जाएगा, SO2 से H2SO4, NO2 नेगेटिव से तुम्हारा NO3 नेगेटिव, C2O4 नेगेटिव से CO2, H2S से ये भी सल्फर गया, SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव गया। कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाता है आपको आपका Mn+7 भी। अब ये तो है सारी एसिडिक मीडियम वाली, ये सारी आपको मैंने जो बताई है H पॉजिटिव वाली हैं। इसमें एक और केस बनता है जिसकी बस एक ही रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको आपके उस साइड दिख रही होगी। जब भी आप MnO4 नेगेटिव यानी कि +7 वाली स्टेट में इसको बेसिक मीडियम में लेते हो, I नेगेटिव को, देखो I नेगेटिव यहां पे भी है, एसिडिक में I2 बना रहा है, लेकिन OH में ये बनाएगा आपका आयोडेट आयन। बेटा याद रखोगे कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं आपकी वो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज। आई होप कि आप इनको बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको याद करने में, लेकिन अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत लेके बैठ जाओ, 10 मिनट रिवाइज करो और फिर न्यूमेरिकल्स करने सॉल्व कर दो। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।